तो आज की वीडियो की शुरुआत होती है बधाई से। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका है 3rd टाइम। ठीक है, तो आज की टॉप न्यूज़ आपकी क्या कहती है? इंडिया रिन्यूएबल ट्रांजिशन, एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या क्या हम फेस कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। नारी शक्ति सोर्स ऑफ प्राइड, कल वुमेन्स डे था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेटमेंट क्या कहती है, क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। एंड ऑल्टरनेटिव क्रूड ऑयल सप्लाईज फॉर इंडिया, तो यहाँ पर हम क्या क्या चैलेंजेस को यहाँ पर अभी फेस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कर सकते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। वेलकम टू CP क्लासेस। तो 9 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू। पहली न्यूज आपकी क्या कहती है कि इंडिया रिन्यूएबल ट्रांजिशन कॉट बिटवीन स्ट्रैंडेड पावर एंड इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली चीज देखो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने के लिए अब मेजोरिटारीली इंडिया की गवर्नमेंट कर क्या रही है? सबसे पहले तो सोलर पैनल्स को लेकर हमारे पास स्कीम है ना। सोलर पैनल्स को लेकर हमारे पास स्कीम है। सोलर पैनल्स जो है वो अब इन स्टेट्स लाइक राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, एडिक्वेटली यहाँ पर प्लेस्ड भी हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास हर घर मुफ्त सूर्य बिजली योजना, समथिंग एवरीथिंग लाइक दैट है ना। तो उसी हिसाब से जो मुफ्त बिजली योजना की यहाँ पर हम बात करते हैं कि उसके अंदर सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन की भी बात करते हैं। दैट इज फाइन, ठीक है कि आपके रूफटॉप के ऊपर सोलर पैनल्स लग जाएंगे एंड एवरीथिंग। बट आपके पास क्या इतना एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से ऐसा सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि जो उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके? ठीक है, सोलर पैनल्स के अलावा हमारे पास विंड एनर्जी को हार्नेस करने की भी बात की जाती है ना। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पर सरकार कहीं ना कहीं लैक कर रही है। पहली चीज यहाँ पर क्या है कि हमारी जो पावर कैपेसिटी है, एग्जांपल यहाँ पे आपको जो केस स्टडी के तौर पे दिया गया है वो राजस्थान का ही दिया गया है, जहां पर ये बोला गया है कि एग्जांपल है राजस्थान का, जहां से 4000 मेगावाट से ज्यादा फुली कमीशन्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। बट वो प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको इवैक्यूएट ही नहीं कर पा रहे हैं ड्यूरिंग पीक आवर्स, क्योंकि ग्रिड की कंजेशन ही इतनी है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब अवेलेबल है ही नहीं, ग्रिड में इतनी ज्यादा कैपेसिटी को होल्ड करने का, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अपने आप में ही नजर आती है। इसका यही मतलब है ना कि बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी वो फुली तरीके से यूज नहीं हो पा रही है एंड इट इज गोइंग, यू कैन से कि वेस्ट। ठीक है, एज अ वेस्ट ही जा रहा है वो। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात ये इशू है, हाईलाइट किया गया एज अ प्रायोरिटी रिस्क फॉर इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, जहां पर भारत क्लाइमेट फोरम 2026 पे पॉलिसी मेकर्स ने एंड फाइनेंसर्स ने कन्वर्स किया था इन अ व्यू कि ट्रांसमिशन कंजेशन एंड ऑपरेशनल कंजर्वेशनिज्म हमें नजर आती है। बहुत सारे शॉर्टफॉल्स हमें नजर आते हैं इस चीज को लेकर कि पावर तो जनरेट हो रही है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे जब हमारा ग्रिड सिस्टम पीक आवर्स पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा इतना ज्यादा। वो अब आप कह सकते हो ऑसिलेशंस के अकॉर्डिंगली वो अब पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि इतना लोड ही वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसका एक मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आता है। बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट रहेगी हमें अपग्रेडेशन करने की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि हम अपनी एनर्जी कैपेसिटी को तो फुलफिल कर ही सके, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी हार्नेस कर भी रहे हैं अगर हम इसका एक्चुअली में यूजेज तो हो कहीं पे। तो यही चीज यहाँ पर है कि राजस्थान ने अप्रोक्सीमेटली 23 गीगावाट कमीशन कर दी रिन्यूएबल कैपेसिटी, बट अवेलेबिलिटी इवैक्यूएशन की कितनी है? 18.9 गीगावाट्स पे ही है, बाकी बची हुई। ठीक है, 19 से लेकर 23 के बीच में हमारे पास 4 गीगावाट्स का फर्क है। वो 4 गीगावाट्स जो है वो कहां पर है? वो वेस्ट ही जा रहा है। ठीक है, सिंपल से आपको बताई है कि कर्टेलमेंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली, पीक आवर के लॉसेस जो है वो अराउंड 15% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेशनली इनकन्वीनियंट है बट फाइनेंशियली इसको मैनेज किया जा सकता है। इंस्टेड जो बर्डन है इंटायरली किसके ऊपर? टेम्पररी प्रोजेक्ट्स के ऊपर डाल दिया गया है, जो कि 100% शटडाउन्स को फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीक आवर्स के टाइम पे ये प्रोजेक्ट्स में जो परमानेंट जीएनए है ये अनइंटरप्टेड सप्लाई यहाँ पर दे ही नहीं पा रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है कि ये बाइनरी अप्रोच है, ये कंसर्न करता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को, कि हमारे पास हाँ हम एनर्जी को स्टोर जरूर कर सकते हैं अगर हम करना भी चाहते हैं, बट पीक आवर्स के टाइम में उसको हम डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एनर्जी स्टोर्ड है बट उसको भेजने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आती है। हाई कैपेसिटी के जो डबल सर्किट कॉरिडोर्स हैं वो अब इवैक्यूएट कर सकते हैं 6000 मेगावाट्स को एंड कॉस्ट करते हैं अराउंड 4000 to 5000 करोड़ रुपीज एंड ऑफ्टन ऑपरेट किए जाते हैं 600 से 1000 मेगावाट के बीच में। तो 6000 मेगावाट कहाँ पर है और 600 से 1000 मेगावाट के बीच में आप देख लो 5000 मेगावाट यहाँ पर फिर वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन लेवल जो है वो 20% के आसपास ही है सिर्फ। एंड उसके अलावा अगर हम देखें कमीशन प्रोजेक्ट्स जो कि हैं वो कनेक्टेड तो हैं बट वो पावर इंजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमिशन रेडीनेस अवेलेबल ही नहीं है। देन इंस्टीट्यूशनल मैंडेट हमारे पास आना चाहिए जो अवेलेबल नहीं है, जो कि अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट डाउन करे। वो यही बोलता है कि नेशनल ग्रिड ऑपरेटर्स को मैंडेट कर देना चाहिए कि मेंटेन कीजिए आप स्टेबिलिटी। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है, पब्लिकली फंडेड जितने भी एसेट्स हैं उसको सेफ ऑपरेटिंग
पैरामीटर्स के बीच में हम यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें अभी देखने वाली हैं, सोचने वाली है। ऑब्वियस ही बात है ना कि आप किसी पब्लिक एरिया के ऊपर, पब्लिक एसेट्स के ऊपर अगर आप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल भी कर रहे हो तो एक्चुअली में उसकी यूटिलाइजेशन हो भी रही है उतनी या नहीं हो रही है, या फिर उसको भी आप वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड ये जो ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा नेशनली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि अगर इनकी रिकवरी की भी जा सके तो अब कंज्यूमर टैरिफ के थ्रू ही की जा सकती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट यहाँ पर बढ़ाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का रेट अगर बढ़ता भी है, हमारे पास सप्लाई एग्जिस्ट करती है बट वो भी अभी यहाँ पर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, पूरा राउंड या सर्किट यहाँ पर कंप्लीट तो हो नहीं पा रहा है। एंड यहाँ पर हाई कैपेसिटी कॉरिडोर्स जो है वो अपने डेजिग्नेटेड कैपेसिटी से बहुत कम पे चल रहे हैं कि कंज्यूमर्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तो पे करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर दीजिए बाकी चीजें ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा का पूरा पे कर रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा टैक्सेस उनसे लेने की बात करें तो किस बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि अनइंटरप्टेड एनर्जी की सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई तो उनके पास यहाँ पर हो नहीं रही है। तो यहाँ पर इट इज लाइक एट द सेम टाइम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की जो जनरेशन है वो एक स्ट्रैंडेड एरिया की तरफ से आप कह सकते हो ये स्ट्रैंडेड ही है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एक तरह से इनएफिशिएंसीज अक्रॉस द पावर सिस्टम को ये बताता है हमें। एंड सबसे बड़ी बात, सोल्यूशंस जो है वो अब बताए गए हैं वो डिप्लॉय नहीं किए जा रहे हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रेंट साइटेड इन राजस्थान के एग्जांपल में यही है कि जो वोल्टेज ऑसिलेशंस एंड द रिस्क ऑफ ग्रिड इंस्टेबिलिटी वो बढ़ती जा रही है और ये एक रियल चैलेंज है, एंड बट दे आर नॉट इंश्योरेबल। ठीक है, और इसी के ऊपर कोई भी अब यहाँ पर कोई आइडिया भी नहीं है किसी को किस तरीके से इसको अब टैकल किया जाना चाहिए। अब जो टेक्नोलॉजीज है जैसे स्टेट्स की कॉम्स हो गई, कॉम सेक्टर्स हो गए हमारे पास, ठीक है, एंड एडवांस हमारे पास रिएक्टिव पावर डिवाइसेस हो गई एंड सोशल सेक्शन स्कीम्स, प्रोटेक्शन स्कीम्स भी होगी, तो ग्लोबली जिनको डिप्लॉय किया गया है एंड अंडरस्टूड है विद इन इंडियाज टेक्निकल इकोसिस्टम, वो भी अभी फेल्ड हैं या इस केसेस के ऊपर कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। एंड ऐसे कोई भी प्लांट जो कि ऑलरेडी इक्विप्ड है स्टैटिक वार जनरेटर्स के साथ, वो अब हार्मोनिक फिल्टर्स के साथ आते तो है बट फिर भी दे आर अनेबल टू इंजेक्ट पावर और प्रोवाइड सिस्टम सपोर्ट सर्विसेज, क्योंकि कंजर्वेटिव ऑपरेटिंग एनवेलप्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि की इशू है कि इंक्रीजिंगली इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस की रिक्वायरमेंट है हमें रादर देन टेक्निकल फीसिबिलिटी, कि इंस्टीट्यूशनलाइज करने से पहले आपको पहले सारे के सारे रूल्स को ले डाउन करना चाहिए, किस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कोई भी तरह की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर नजर नहीं आती है। एंड ग्रिड सिक्योरिटी जो है वो तो नॉन नेगोशिएबल है ना, ऑब्वियस सी बात है कि जो अब हमारे पास स्टेबिलिटी है, एक सोल मीट्रिक परफॉर्मेंस का आइडिया तो हम नहीं ले सकते। मतलब कहने का यही है कि हम ये नहीं बोल सकते कि स्टेबल सप्लाई हमारे पास रहेगी ही रहेगी हमेशा, ठीक है, कि वो एक सोल पिलर तो नहीं हो सकता। हमारे पास अदर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस भी तो चाहिए जिसके लिए हमें एक मैंडेट लेकर आने की जरूरत है, वही आपको ये आर्टिकल बताता है। तो उन्होंने ये बोला कि एसिमेट्रिकली जो रिस्क हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब यही है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन एसेट्स हो रही है कहीं पे, ठीक है, एक लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस के साथ, एंड कोई भी ऐसा ऑटोमेटिक यूटिलाइजेशन बेंचमार्क नहीं है जहां पर हमें पता लगना चाहिए कि ट्रिगर्स या लिटिल ट्रांसपेरेंसी, जहां पर परफॉर्मेंस अगर शॉर्टफॉल हो भी जाती है तो क्या उसका आउटकम होना चाहिए, किस तरीके से उसको कोप अप करना चाहिए कि एक स्टेबल सप्लाई हमारे पास हमेशा से अवेलेबल रहे। एंड रिन्यूएबल जनरेटर्स बाय कॉन्ट्रास्ट वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं पूरा कमर्शियल इंपैक्ट ऑफ कंजेशन, ठीक है, तो वो तो एक तरह से अगेन वेस्ट जा रही है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि जो अब हमारे पास जो सिस्टम है वो नेचुरली ग्रेविटेट करता है एक्सेसिव कंजर्वेटिविज्म की तरफ। कैसे का कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा कॉरिडोर जो कि अब 765 kV कॉरिडोर है हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए ही है, वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो सेफेस्ट शॉर्ट टर्म चॉइस है। बट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आती है कि जहाँ पर हम सिस्टम की कॉस्ट को देखें, ठीक है, उसके हिसाब से अंडर यूटिलाइजेशन को हम यहाँ पर अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखें, नेशनल एनर्जी कमिटमेंट्स को देखें, तो हम बहुत ज्यादा लैग बिहाइंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जब हम यहाँ पर स्पेशली बात करते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डायनामिक सिक्योरिटी असेसमेंट की नहीं है, रियल टाइम कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, रिस्क असेसमेंट के तौर पे हमने कुछ भी यहाँ पर डिसाइड नहीं किया हुआ है, हम सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट रिलायबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड ये अप्रोचेस जो है वो ग्रेटर ऑपरेटिव विजिलेंस की रिक्वायरमेंट चाहते हैं, मतलब विजिलेंट यहाँ पर होना पड़ेगा, हमें प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बट कहीं पर भी ये चीज के बारे में लिखा नहीं गया है। एंड देन एक डिस्कनेक्ट यहाँ पर नजर आता है कि स्ट्रक्चरल मिसअलाइनमेंट कैसे है कि प्लानिंग एंड ऑपरेशंस के बीच में बहुत ज्यादा मिसअलाइनमेंट है कि जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी प्लान कॉरिडोर है वो इस तरीके से है कि वो सिर्फ बताते हैं कि रिन्यूएबल कैपेसिटी को आपको बढ़ाना है, ठीक है, बट जनरल नेटवर्क एक्सेस जो है वो डेवलपर्स के ऊपर है कि वो जो प्लान ट्रांसमिशन है वो क्या जितनी हमारे पास कैपेबिलिटी इन कॉरिडोर्स के अंदर बताई गई है उतना ज्यादा हमें प्रोवाइड कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये दो डिफरेंट प्लान हो गए यहाँ पर। तो जो सीटीयू है वो ये प्लान करता है कि 6000 मेगावाट्स की एलोकेशन होगी ऑन द हमारे पास एनुअल बेसिस पे, बट जो ग्रिड इंडिया ऑपरेशनली परमिट करता है 1000 मेगावाट ऑफ फ्लो।
है ना, वहीं 6000 एंड 1000 मेगावाट। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है ऑपरेशनबिलिटी के अंदर। एंड यहाँ पर प्लानिंग जो है वो अब इस अजम्पशन के ऊपर चल रही है एंड ऑपरेशनल रियलिटी से डाइवर्ज होती है कि जो रेगुलेटरी कॉम्पैक्ट ब्रेकडाउन को लेकर आ सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको न्यूज़ के साथ ये चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है हमारे ग्रिड सिस्टम के अंदर, तो हम मेजर ब्लैकआउट्स को यहाँ पर फेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। न्यूज़ ने यही चीज़ आपको बताई थी तब भी। तो जो डेवलपर्स है अगर वो बिलियन रुपये इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं कि कनेक्टिविटी अप्रूवल्स मिल जाए, बट वहाँ पर अप्रूवल ट्रांसमिशन लाइन्स डालने में पहली बात तो टाइम बहुत लगेगा, एंड अप्रूवल आने में ही पहली बात बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये आपके आर्टिकल आपको बताती है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट ट्रांसलेट इनटू यूजेबल कैपेसिटी, कि हमारे पास अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी हो भी जाती है कि इतने गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट एक्चुअली में जब उसको ट्रांसमिट ही नहीं कर पाए तो वो फार अवे फ्रॉम रियलिटी है। प्रोडक्शन अलग चीज़ है, उसकी यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से पोटेंशियल को अचीव करना वो अलग बात है यहाँ पर। एंड ये जो रिस्क है मिसमैच का वो एंटायरली जनरेटर्स के ऊपर फॉल करता है, जिनको अब उसको एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्लानिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए, मिनिमल कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ते हैं क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस डिविएट हो जाती है ड्रास्टिकली फ्रॉम डिजाइन इंटेंट। ठीक है, कि ऑलरेडी जिन्होंने अब यहाँ पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया है उनकी क्या गलती है अगर ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है। ट्रांसमिशन वाला काम तो किसी और डिपार्टमेंट का आ जाता है ना सरकार के अंदर, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी सारी की सारी उनके ऊपर डाल दी जाती है, जो कि अब सोलर पैनल्स को या सोलर पैनल्स को यहाँ पर इंस्टॉल करके जा रहे हैं, विच इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, तो पाथ फॉरवर्ड यहाँ पर यही है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशनल रीबैलेंसिंग रिक्वायरमेंट है एंड डिल्यूजन से निकल के हमें क्या करना है, ग्रिड सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना है एंड डाइल्यूट नहीं करते हैं सारी सिचुएशन को। एक्चुअली में हमें एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले डाउन करने की जरूरत है एंड यहाँ पर एक्सप्लिसिट मैंडेट लेकर आने की जरूरत है जो कि रिगरसली इवैल्यूएटेड हो एंड सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी ही ना मेंटेन करे बट मैक्सिमाइज करे एसेट की यूटिलाइजेशन को, कि क्या हमारे पास सेफर लिमिट्स हैं जिसपे हम इसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। तो जो परफॉर्मेंस मीट्रिक्स हैं वो अब रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों के ऊपर काम करे। दूसरी चीज आपको ये बताता है कि कर्टेलमेंट हो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट रीजन्स की, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो प्रोपोर्शनली अमंग्स ऑल द जनरेटर्स, कि किसी एक जनरेटर के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट ना आ जाए, सबकी इक्वल यहाँ पर फुटिंग रखनी चाहिए। इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा एरिया के अंदर कितनी सनलाइट की अवेलेबिलिटी होती है। उसी तरीके से हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रांजिशन डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर की जा सकती है, क्योंकि हम पैनल्स, रूफटॉप पैनल्स की या सोलर पैनल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर जो है एंटायरली जीएनए प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर सारा का सारा इंप्लीकेशन या सारी की सारी आप कह सकते हो कि सारी प्रॉब्लम उनके सर पे मत डालिए। ठीक है, एंड जो करंट हमारे पास बाइनरी ट्रीटमेंट है या जो आप अलाइन कर सकते हैं रेगुलेटरी कैटेगरीज के साथ, क्योंकि इनइक्विटेबल कमर्शियल आउटकम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड तीसरी चीज है कि जो अनयूज या अंडर यूटिलाइज हमारे पास कैपेसिटी है वो डायनेमिकली रीएलोकेट की जानी चाहिए ट्रांसपेरेंट रियल टाइम प्रोटोकॉल्स के साथ, जहां पर इवैक्यूएशन एयर डोम एग्जिस्ट विद इन द सेफ मार्जिन्स एंड उनको एक्सेसिबल भी करना चाहिए। सेफ्टी की भी यहाँ पर बात की जा रही है तो सेफ्टी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंड जहाँ पर मेजर ट्रांसमिशन एसेट्स हैं वहाँ पर अब ये अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं एक्सपेक्टेड यूजेबल कैपेसिटी, तो फॉर्मली उसके लिए रिव्यू मैकेनिज्म्स होने चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो, रीजन पूछा जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। एंड ये जो रिव्यूज है वो इवैल्यूएट होने चाहिए कंस्ट्रेंट्स ऑफ टेक्निकल ऑपरेशनल और द रिजल्ट ऑफ डिलेड सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड फाइंडिंग शुड बी पब्लिश। ट्रांसपेरेंसी स्ट्रेंथन करेगी पब्लिक की कॉन्फिडेंस इन ग्रिड गवर्नेंस। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर आपके पास डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ग्रिड्स है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक अंडर यूटिलाइज्ड है या अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो पता लगना चाहिए। एंड ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस के बेसिस पे नहीं, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखने की इसकी जरूरत है, क्योंकि जो लोग हैं तभी आपके ऊपर विश्वास करेंगे ना रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तभी तो आप उस एरिया को एक्सपैंड कर पाओगे। जब तक आप इस चीज को रियलाइज नहीं करवा सकते, लोगों का फेथ नहीं उसके ऊपर आ जाता। जैसे जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ ईवीज की, जब हम बात करते हैं इनिशियली ई रिक्शाज जो है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर ब्लास्ट हुई ईवी की बैटरी, है ना, तो लोगों का तो विश्वास ही हट गया था इस चीज के ऊपर। बट 2 और 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन अब आप क्या देख रहे हो, ईवीज की प्रमोशन सरकार इस तरीके से कर रही है कि सेफ है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो कम हुए यहाँ पर, क्योंकि ईवीज को अब रिपीटेडली बेटर किया जा रहा है उनकी बैटरीज को, कीपिंग इन माइंड कि कितनी ओवर हीटिंग का यहाँ पर इशू आ सकता है। मल्टीपल चीजों को, चैलेंजेस को एड्रेस किया गया। अब क्या है, एज अ रिजल्ट पीपल आर हैप्पीली यू कैन से कि वो परचेज करने के लिए तैयार है ईवीज को भी। अदरवाइज ईवीज जो है रिलेटिवली एक्सपेंसिव भी है फ्रॉम द यू कैन से हमारे पास जो नॉर्मल कार्स हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर धीरे धीरे करके ही लोगों में वो इंटरेस्ट जागेगा, वही जो ग्रिड गवर्नेंस है उसके ऊपर यकीन जागेगा लोगों का, क्योंकि वो इनिशिएटिव यहाँ पर लेना शुरू करेंगे अकॉर्डिंगली, है ना, कि उसको एक्सेप्ट करना यहाँ पर जरूरी है। तो ये चीज आपको बताई गई है। अब दैट मीन्स कि जो आर्टिकल आपको ये बोल रहा है कि वी नीड टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम जो कि एक्चुअली में डिलीवर भी कर रहा है।
यानी कि राजस्थान का जो कंजेशन है, सब्सिक्वेंट कर्टेलमेंट क्राइसिस जो है वो इनएविटेबल है, कि प्रोडक्ट है इंस्टीट्यूशनल चॉइसेस का, कि हाउ कॉशियसली हम ऑपरेट कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एंड कितना हम पब्लिक कैपिटल को किस तरीके से हम वैल्यू करने के बाद उसको प्लेस कर रहे हैं इस तरीके से कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो कि डिलीवर भी कर रहा है हमें इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रॉमिस की थी, आप उसको डिलीवर भी कर पा रहे हो, तभी तो पब्लिक फेथ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्डअप हो पाएगा। एंड इंडिया जो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में तभी सक्सीड नहीं हो पाएगा क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं एट स्केल, बट ऑल्सो हम इंश्योर करें कि हम एफिशिएंटली एंड इक्विटेबली एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताता है ये न्यूज आर्टिकल, ठीक है। तो इसके हिसाब से नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या कहती है, इंटरनेशनल लॉ इफेक्टिवली डेड सेज क्रेमलिन एड। तो क्रेमलिन एड मतलब रशिया के जो आप कह सकते हो स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बोला है कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी सिचुएशन चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि जो वर्ल्ड पीस है या इंटरनेशनल लॉ है, इट इज़ इफेक्टिवली डेड, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला कि 2019 में कोविड से पहले जो पुतिन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैं उनको बैठकर एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए कि जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है या जो ग्लोबल पीस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बट उसके ऊपर कोई बात सुनी नहीं गई। एंड यूएसए का स्टांस यहाँ पर क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया है, ये बहुत सारे ऐसे उन्होंने एक्शंस लिए हैं, है ना, टाइम एंड अगेन, कि वो किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली जस्टिफाइड है, कि उनको भी यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ रशिया जब लड़ाई शुरू हुई थी उन्होंने अपना यहाँ पर स्टांस रशिया से मांगा था कि किस तरीके से ये अब जस्टिफाइड है। तो वो भी ये चीज़ को मांग रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ अगर एग्जिस्ट करता है, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम वापस से वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन शुड बी क्लियर विद इट, है ना। तो वो हमें उसके बेसिस पे तो डिसाइड करना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है आगे आने वाले टाइम में, कि वर्ल्ड पीस को या ग्लोबल पीस को हम किस तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, यूएस से कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पर नहीं दे पाता है कि किस तरीके से उनकी जो पॉलिसीज हैं उनकी अटैक करना डिफरेंट नेशंस के ऊपर अगर अलाउड है तो किस बेसिस पे अलाउड है, अगर ऐसा नहीं वो जस्टिफाई कर पा रहे तो इंटरनेशनल लॉ तो ऑब्वियसली बात है कि दैट इज पोटेंशियली क्या परमानेंटली डेड। तो अचीवमेंट ऑफ नारी शक्ति अ सोर्स ऑफ प्राइड सेज मोदी। तो अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट आई है, वुमेन्स डे के उपलक्ष्य के ऊपर ये जो स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी की आई है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि विमेन जो है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड अचीवमेंट जो है नारी शक्ति की इज अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। उन्होंने ये चीज़ बोली कि एम्पावरमेंट जो है कोर है उनकी गवर्नेंस का। बहुत सारी जो सोशल सेक्टर स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स हैं, वो कमिटेड रहती हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ सके फॉर विमेन एंड देयर यू कैन से रेज इन द इकोनॉमिक स्टेटस एज कम्पेयर टू इंडिया की। जब हम पूरी बात यहाँ पर करते हैं कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस किस तरीके से बढ़ सकता है, सोशल सेक्टर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स का मेजर कोर पार्ट जो है वो विमेन की अलाइनमेंट है। एंड उनकी जो एनेबल है करना विमेन को कि उनकी फुल पोटेंशियल क्या है उसको वो रियलाइज करे, तभी नारी शक्ति वर्ड यहाँ पर यूज किया गया कि फुल पोटेंशियल को वो यहाँ पर एक्सप्लोर कर सके, उसी तरीके से काम कर सके। हर एक फील्ड के अंदर विमेन आर शेपिंग इंडियाज प्रोग्रेस विद डिटर्मिनेशन, उन्होंने ये कहा, क्रिएटिविटी एंड अनमैच्ड ज़ील। तो उनकी अचीवमेंट्स जो है वो इंस्पायर करती है हमारे नेशन को एंड स्ट्रेंथन करती है कलेक्टिव रिजॉल्व कि बिल्ड करे एक विकसित भारत को। दैट वाज हिज मैसेज ऑन द ओकेजन ऑफ विमेंस डे। देन रेगुलेशंस टू इंप्लीमेंट न्यू रूरल जॉब एक्ट येट टू बी फाइनलाइज्ड। तो वीबीजी राम जी की यहाँ पे बात हो रही है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, दैट इज वीबीजी राम जी एक्ट ऑफ 2025, जो कि रिप्लेस करने वाला है मनरेगा के एक्ट को कंप्लीटली। तो अभी कंप्लीट जो है तरीके से अब अगर आप देखोगे कि मनरेगा जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों? इसके पीछे का रीजन यही है कि फाइनली जो रेगुलेशंस अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठकर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो ही फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है? पहली चीज तो अब मनरेगा की जब हम बात कर रहे थे, थोड़े से मैं आपको रिविजन यहाँ पे पॉइंटर्स बता देती हूँ। मनरेगा के केस में जो 100 दिन का रोजगार था, है ना, 100 डेज का रोजगार था, एंड जो अब डिमांड कितनी है उसके बेसिस पे रोजगार आपको प्रोवाइड किया जाना था, एंड अनस्किल्ड लेबर्स के लिए था, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर्स के लिए था। प्लस जो पैसा है वो टोटली अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता था। ये 3-4 पॉइंटर्स जो थे वो अब किस में थे? मनरेगा में थे। वेयर एज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वीबीजी राम जी एक्ट की, तो वो अब कितना है? 125 दिन का रोजगार देने की बात करता है, एंड सप्लाई बेसिस पे यहाँ पर अब जो रोजगार है वो दिया जाएगा। एंड जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं वो वाली चीज़ तो सेम ही रहेगी, ठीक है। बट अब जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास द्वारा पैसा दिया जाता था वो सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बीच में शेयर होगा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से इतने मेजर चेंजेस लेकर आने की बात की जा रही है, मतलब 4 में से 5 जो आप कह सकते हो 4 पॉइंटर्स में से 3 के अंदर चेंजेस लेकर आने की बात की जा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के बिना यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंसल्टेशन के कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं लिया जा सकता कि टोटल तरीके से रोल आउट होगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है जिन्होंने अब वीबीजी राम जी एक्ट को बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने
कहा कि हम तो मनरेगा को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर काम करती हैं, जिसको फिगर आउट अभी करना जरूरी है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज आर्टिकल है। बाकी सारी चीज तो ऐसी मतलब नॉर्मल आपको बताई गई हैं। पहली चीज है कि इंश्योर करना कि जो ऑनगोइंग वर्क है वो ओल्ड लेजिस्लेशन के अंडर आएगा या नहीं आएगा, कि जो ऑनगोइंग काम है मनरेगा के अंडर आएगा या नहीं आएगा, इस चीज को भी डिसाइड किया जाना है। सेकेंड, जो स्टेट्स हैं उनको भी एनरोल करना पड़ेगा अपने आप को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए, जो पोर्टल अब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि सिंस मैंने आपको बता दिया स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मिलकर काम कर रही हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लॉन्च के बाद से जो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, सेंट्रल एंड स्टेट्स जो है वो शेयर करेंगे फाइनेंशियल बर्डन। तो वेस्ट बंगाल जो है उन्होंने खुद से अभी तक आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। तीसरी स्टेटमेंट आती है कि ऑनगोइंग जो ड्राइव चल रही है कंडक्ट ई नो योर कस्टमर KYC वेरिफिकेशन फॉर मनरेगा, वो अब फाइनली पहले कंप्लीट होने चाहिए। चौथी चीज है यहाँ पर एंड फाइनल चीज है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको ये पता होना चाहिए कि युक्त धारा जो कि ऑनबोर्ड करने के लिए एक जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करना चाहती है फॉर विकसित ग्राम पंचायत प्लान, विल फंक्शन लाइक अ मास्टर शेड्यूल फॉर ऑल द वर्कर्स प्लान फॉर द ईयर। मतलब जियो स्पेशल टैगिंग, क्या कहने का मतलब यही है कि अब अटेंडेंस लगाने के लिए मनरेगा के अंदर नहीं, ये डिस्क्रिपेंसी देखी गई थी कि जियो स्पेशल या लोकेशन का एक्सेस जो है वो फोटोग्राफ्स के ऊपर नहीं दिया गया था, जो कि अब मैंडेटरी कर दिया गया था, कोडिफाई कर दिया गया था मनरेगा के अंदर। बट सिंस अब एक्ट को ही चेंज कर दिया गया है, तो जो इमेजेस हैं या जो आप कह सकते हो कि अब आप अटेंडेंस लगा रहे हो, अपनी इमेज या अपनी सेल्फी आपको लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो कि ये बता रही हैं आपको फाइनली कि जो आप काम कर रहे हो एक्चुअली में उसी का आपको पैसा मिल रहा है, या एक्चुअली में मनरेगा का जो पैसा इस तरीके से डीरूट किया जा रहा था या कोई किसी और व्यक्ति की जगह कोई और काम कर रहा था, ये चीज यहाँ पर ना हो, क्योंकि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है वो होना है यहाँ पर। एंड यही जो टेक्नोलॉजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करना चाहती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उसके बारे में अभी अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सोर्सेज यही इंडिकेट करते हैं कि जो नया लेजिस्लेशन है दे माइट नॉट बी रेडी फॉर रोल आउट फॉर April 1 दिस ईयर, बट यही चीज आपको बोली जा रही है कि नया एक्ट जो नोटिफाई किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको कमेंसमेंट डेट के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर मनाया जाएगा, माना जाएगा कि तब से ही है। एंड दैट ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास 6 महीने होंगे कि इंप्लीमेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज आपकी से बस इतनी सिंपल सी है कि ईरान क्लेरिक्स चूज न्यू सुप्रीम लीडर, यूएस इजराइल स्ट्राइक्स सेट तेहरान फ्यूल डिपोज एट अब्लेज। ठीक है, अब्लेज मतलब जला दिया डिपोज को, जितने भी ऑयल आप कह सकते हो फ्यूल डिपोज है उनके ऊपर यहाँ पे मिसाइल्स फेंकी गई हैं। एंड नया लीडर कौन है? खमीनी के बेटे ही हैं। ठीक है, तो खमीनी के बेटे को ही अभी यहाँ पर माना जा रहा है कि नए सुप्रीम लीडर जो है उनको माना जाएगा फॉर ईरान, यू कैन से। एंड जैसे ही नए लीडर जो है, जो चाहता था यूएसए कि उनका प्रोटोजे बने, एंड नया लीडर कोई अपना ही खुद का ही ईरान को उन्होंने चूज कर लिया विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ यूएस। तो इस वजह से आप देखो कि इजराइल एंड यूएस ने मिलकर यहाँ पर फ्यूल डिपोज के ऊपर लड़ाई, आप कह सकते हो लड़ाई भी क्या, उनके ऊपर स्ट्राइक किया है। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को यहाँ पर यूज किया गया है। एंड टाइम एंड अगेन अगर आप देखो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है कि अभी भी हम चाहते हैं कि बैठकर इस बात को सॉर्ट किया जाए। एंड इस बात को जब सॉर्ट किया जाएगा एंड पहली ये चीज को डिसाइड किया जाएगा कि जो लड़ाई है वो शुरू किस बात पे हुई है। ठीक है, एंड शुरुआत इस लड़ाई की किसने की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बार बार बताई जा रही हैं। देन इंडिया टैप्स ऑल्टरनेटिव क्रूड सप्लाईज एज कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया ड्रैग्स ऑन। तो अब वेस्ट एशिया के अंदर ड्रैग तो हो रहा है हमारा 1/5 ऑफ द जो आप कह सकते हो ऑयल ट्रेड वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता है, जो कि ईरान के कंट्रोल में है करंटली, है ना। तो अब इंडिया ने क्या किया है, वो अमेरिका से परमिशन भी ले ली है कि फॉर द 30 डेज, फॉर द कमिंग 30 डेज हमें आप रशिया से ऑयल परचेज करने दीजिए, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अब एट स्टेक आ गया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, जिसकी परमिशन मिल भी गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज आर्टिकल कि इंडिया ने अपना डिमांड को इंक्रीज करने की बात की है फ्रॉम यूएस से। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल यूएसए से, रशिया से एंड हमारे पास जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनसे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्या करती है, चैलेंजेस हैं कि इंडिया जो है दे मे नॉट बी एबल टू सिक्योर एडिक्वेट फिजिकल क्रूड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से। एंड क्योंकि हमारे पास आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ इट वो गल्फ नेशन से ही तेल आता है, बट रशिया, यूएसए और अफ्रीका से भी टोटल तरीके से हम उतना जो है फ्यूल की जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बट करंटली गुड न्यूज यही है कि हमारे पास 50 डेज का ऑयल अभी भी रिजर्व में पड़ा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास है कि इंटरनेशनली भी अगर आप चलो एक्यूमुलेट करने की कोशिश भी करते हो उस क्रूड ऑयल को, जो कि इंडिया की डिमांड को फुलफिल कर सकता है, बट हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे जो प्राइसेस हैं वो क्रूड ऑयल के वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड अगर वो प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया का इंपोर्ट बिल वो भी बढ़ेगा। देन कोस्ट गार्ड इवैक्यूएट्स रेस्क्यूड फिशरमैन फ्रॉम वियतनाम फ्लैग्ड वेसल। तो अब वियतनाम की जो फ्लैग्ड वेसल उसका क्या नाम था, MT सोलिस, तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास आप देखो कि उनको इवैक्यूएट किया गया। वहां पर जो 10 फिशरमैन है उस बोट का पार्ट भी थे उस वेसल का। क्यों?
क्योंकि एक्चुअली में एक जो आप कह सकते हो सेलिंग बोट है, ठीक है, फिशिंग बोट है सेंट जोसेफ, उसका कोलिजन हो गया किसके साथ, एम्प्टी सोलिस के साथ। तो ऑब्वियसली फिशरमैन की जो बोट्स है वो टूट जाएंगी, तो उनको रेस्क्यू किया गया था किसके द्वारा, वियतनाम की जो फ्लैग्ड वेसल है उनके द्वारा। एंड फाइनली अब जो 10 फिशरमैन हैं उनको वापस से इंडिया को हैंड ओवर कर दिया गया है। एंड INS अनग, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो हमारे पास आप कह सकते हो वेसल है अनग, उसने हेल्प किया है जो वियतनाम की ये फ्लैग्ड वेसल थी उससे रेस्क्यू करने के लिए 10 फिशरमैन को, एंड 2 लापता हैं अभी, ठीक है। ये आपको सिंपल सी न्यूज़ बताती है। देन असम एंड मणिपुर अनाउंस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर वुमेन, कि असम की तरफ से सबसे बड़ी स्कीम जो कि 9,000 करोड़ रुपए की है वो अनाउंस की गई है 40 लाख फैमिलीज की। एंड स्कीम का क्या नाम है, अरुणोदय स्कीम। एंड मणिपुर की तरफ से जो एलोकेशन हुई है वो 350 करोड़ रुपीज की हुई है फॉर ऑल द वुमेन जो कि अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आप कह सकते हो कि कोलैटरल डैमेज बन जाती हैं। देन चीताज मूविंग फ्रॉम कूनो टू राजस्थान शोइंग नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर, NTCA की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो एक ऐसी बॉडी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर, उन्होंने बोला कि हमारे पास जो कूनो नेशनल पार्क के अंदर जो चीताज थे, फर्स्ट सेट ऑफ देम जो कि 2022 के बाद अब बॉर्न हुए हैं, उनको अब कहाँ से, राजस्थान को की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो दे आर शोइंग नॉर्मल बिहेवियर ओनली, कि दे वर द सेकेंड सेट ऑफ कब्स जो कि इंडिया के अंदर टोटली बॉर्न हुए थे। एंड आप कह सकते हो कि सेकेंड बैच ऑफ यू कैन से चीताज जो हैं वो अफ्रीका से फरवरी के अंदर आए हैं। थर्ड बैच इज ऑल्सो स्टिल अवेटेड। तो अब उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल तरीके से वो यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, नेचुरल एक्लेमेटाइजेशन उन चीताज की यहाँ पर हो रही है, जो कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ बताता है कि दे आर हैप्पी विद इट। हैप्पी क्या मतलब, वो रजिस्टर कर रहे हैं, उनकी जेनेटिक जो चेंजेस हैं, उनका जो आप कह सकते हो आसपास का हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंगली वो अब चलते जा रहे हैं। एंड द मेजर आइडिया इज कि यहाँ पर जो हमारे पास लैंडस्केप है, कि जो कूनो गांधी सागर मेटा पॉपुलेशन लैंडस्केप है, उसके अकॉर्डिंगली जो मूवमेंट्स है वो रीएनफोर्स करते हैं स्ट्रेटेजिक रैशनल फॉर द प्रपोज 17,000 स्क्वायर किलोमीटर कूनो गांधी सागर स्टेट इंटरस्टेट wildlife corridor spanning 7 राजस्थान एंड 8 मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स। तो दिस इज द मेजर मास्टर प्लान जो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली द प्लानिंग इज गोइंग ऑन वेल, ठीक है। लास्ट न्यूज आज की आपकी क्या है कि यूएस बिगिंस यूजिंग यूके बेसिस फॉर ईरान ऑपरेशन, स्टार्मर ट्रंप को होल्ड कॉल। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टार्मर, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने बोला था कि यूएस जो है वो यूज कर सकता है यूके के बेसिस को फॉर अटैकिंग ईरान, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे कि जो ग्लॉस्टरशेयर के अंदर एक बेस है आप कह सकते हो एयरफोर्स का, उसको यूज़ किया गया यूएस के द्वारा। चागोज आइलैंड्स में जो बेस है यहाँ पर, उसको भी यूज़ किया गया यूएसए के द्वारा। एंड फाइनली एक तरह से यू कैन से इट वाज काइंड ऑफ मॉकरी दैट ट्रम्प डिड फॉर स्टार्मर, जिसके अकॉर्डिंगली जो स्टार्मर है वो अभी भी चुप हो गए हैं। कहने का मतलब यही है कि वो चुप इस बेसिस पे हुए हैं कि उन्होंने कहा इट वाज नॉट विंस्टन चर्चिल हु आई वाज डीलिंग विद, कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम आती। तो स्टार्मर इज ईजी टू यू कैन से परसुएड, दैट वाज द मेजर पॉइंट जो कि एक तरह से मॉकरी ट्रम्प की तरफ से की गई ऑन स्टार्मर। प्लस सबसे बड़ी बात जो चागोज आइलैंड्स के अंदर यहाँ पर अब बेस है उसके ऊपर तो ऑब्वियसली यूएसए की आंख थी, तो अब डिफेंसिव पर्पसेस के लिए चलो यूज किया गया है, बट स्टिल स्टार्मर इज बैकिंग अप ट्रम्प ओवर दिस कि ईरान को भी यहाँ पर सबक सिखाने की जरूरत है, ठीक है, कि डिफेंस जो है वो करने के लिए अब जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली वरना ईरान इज अ थ्रेट टू यू कैन से द होल ऑफ द कंट्री, ठीक है, होल ऑफ द कंट्री के होल ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclass.com पर विजिट करके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। 1800-890-3043 हमारा टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोर्सेज के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पर, या फिर आपके पास कॉमेंट सेक्शन की अवेलेबिलिटी भी है। कोई डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन अवेलेबल है, एंड आपका टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी अवेलेबल है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।